हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील संकल्प स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज पर चर्चा करूंगा जो यूपी टेट और सुपर टेट के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18। और यदि पूछे कि कितने ज़िले हैं तो 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में ज़िले कितने हैं? 75। यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीट कितनी है तो 100 विधान परिषद की सीट है। यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है तो ये 403 विधानसभा की सीट है। वैसे यहाँ पे 404 जो है विधानसभा की सीट थी, लेकिन एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, इसलिए जो विधानसभा की जो सीट है वह 403 ही है। चलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित और थोड़ा सा हम लोग कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे ये उत्तर प्रदेश जब नाम पड़ा था ना, तो इसके पहले ये उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो नाम क्या था? तो वो नाम था संयुक्त प्रांत करके नाम था। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो ये 24 जनवरी 1950 को ये नाम पड़ा था। तो 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? यूपी दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2018 से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी जानते हैं कहाँ है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल का क्या है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी। और द्वितीय राजभाषा उर्दू। उत्तर प्रदेश का न्यायालय कहाँ है? इलाहाबाद। लेकिन उत्तर प्रदेश का खंडपीठ यदि पूछ देगा कि खंडपीठ कहाँ है तो वह लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ। लेकिन न्यायालय पूछेगा तो इलाहाबाद, लेकिन खंडपीठ पूछेगा तो लखनऊ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की 80 सीट है और राज्यसभा की जो सीट है वह 30 सीट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? भारत जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? थोड़ा सा इस पॉइंट को हम लोग समझ लें क्या? तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। जैसे स्थलीय सीमा यदि पूछेगा ना, तो स्थलीय जो सीमा साझा करता है वह सात देशों के साथ करता है। स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ? 7 देशों के साथ। ठीक है। तो इसमें स्थलीय नहीं दिया है ना, स्थलीय नहीं दिया है, और ना ही कुल पूछा है। कुल यदि पूछता तो हम 9 जवाब देते, क्योंकि 2 समुद्री साझा भी देश करते हैं। एक मालदीव करता है और एक करता है श्रीलंका। लेकिन यह नहीं दिया है ना भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका सही जवाब हम लगाएंगे, साथ ही स्थलीय ही इसको मानकर चलेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा इसमें, अच्छा, कौन कौन से देश से साझा करता है मुझे बता देंगे क्या? कौन कौन से देश से? अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चीन से, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा किस देश से करता है? बांग्लादेश से। और सबसे कम किस देश से करता है? वह करता है अफगानिस्तान से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें मुझे बता दीजिए, ये समुद्री सीमा साझा करते हैं मालदीव और श्रीलंका, ये 2। ठीक है। और 8 क्या इस ऑप्शन में है? तो 8 जो है, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है ना, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो और त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से जो है भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है। और ये 9 ऑप्शन हम क्या है? तो 9 जो है ना, मैं बता देता हूँ। 9 जो है ये समुद्री जो राज्य हैं, 9 राज्य समुद्र से सटे हुए भारत के 9 राज्य हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया गुजरात। इधर देखो, ये अरब सागर में जो हैं, अरब सागर से जो सटे हैं, एक हो गया गुजरात हो गया। फिर उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे गोवा हो गया। गोवा के बाद कर्नाटक के बाद केरल। ठीक है। और जो बंगाल की खाड़ी से जो सटे देश राज्य हैं वो है यहाँ तमिलनाडु हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया, और उसके बाद पश्चिम बंगाल हो गया। ये 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य वो किससे सटे हैं? समुद्री
मतलब कि पानी से सटे हुए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 5 राज्य जो हैं अरब सागर से और 4 राज्य जो हैं बंगाल की खाड़ी से। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये आपको 9 याद रहना चाहिए कंठस्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। तो ये खाद्य श्रृंखला आप लोग जानते हैं, उसी को ये कह रहा है कि जैविक समुदाय में जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लोग समझिएगा, उत्पादक जानते हैं, उत्पादक क्या होता है कि यह जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं तो जितने भी पेड़ पौधे हैं सब उत्पादक की कटघरी में आते हैं। यानी कि उत्पादक क्या होता है कि वह स्वयं से अपना भोजन बनाता है। क्या करता है? स्वयं से अपना भोजन बनाता है। जैसे पेड़ पौधे हैं ना, तो वह स्वयं से अपना भोजन बनाते हैं। और कैसे भोजन बनाते हैं? सूर्य की ऊर्जा से जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य की ऊर्जा से, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया से जो है अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए जो है ना, उत्पादक को जो है स्वपोषी कहा जाता है। स्वपोषी क्यों कहा जाता है? कि यह स्वयं से भोजन अपना बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी उपभोक्ता रहेगा उत्पादक के अलावा, तो क्या होगा? वह क्या होगा? परपोषी होगा, यानी कि वह दूसरे पर निर्भर रहेगा। यानी उत्पादक पर निर्भर रहेगा, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहेगा, द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर रहेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जैसे होते हैं ना, शाकाहारी वाले जो चीज़ होते हैं ना, वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जैसे गाय हो गया, बकरी, हिरन, खरगोश, टिड्डा, ये सब क्या करते हैं, क्या खाते हैं? जैसे घास खाते हैं, घास ओस खाते हैं ना, पेड़ की पत्ती वत्ती खाते हैं, घास खाते हैं। तो ये सब क्या हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता को जो क्या बोलते हैं? शाकाहारी बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो वह शाकाहारी है। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता ये मांसाहारी वाले होते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर होते हैं उसी को क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, ठीक है, मेढक हो गया। मेढक कैसे हो गया? क्योंकि टिड्डा को वो खाएगा ना, टिड्डा को प्राथमिक उपभोक्ता में टिड्डा आता है, तो टिड्डा को खाएगा कौन? मेढक। तो इसलिए मेढक भी क्या हो जाएगा? मांसाहारी में आ जाएगा। तृतीयक उपभोक्ता में क्या आता है कि तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी होता है। कहने का मतलब ये मांस भी खाए और प्राथमिक उत्पादक भी खाए, ठीक है। उत्पादक भी खाए यानी कि पेड़ पौधे से होने वाले जो चीज़ है उसको भी खाए, और फिर उसके बाद मांस उस भी खाए, तो वो क्या हो जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, एक होता है अपघटक। अपघटक क्या होता है? यह सबसे अंतिम जो चयन इसका बनता है ना खाद्य श्रृंखला का, तो सबसे अंतिम घटक ये है, ठीक है। इसमें एक होता है जीवाणु और एक होता है कवक। जीवाणु अपघटक का काम क्या होता है कि कोई भी जानवर मर जाता है तो उसको सड़ा गला कर क्या करता है कि मिट्टी में मिला देता है। और इसमें मिट्टी में मिलाने का काम जो करता है वह जीवाणु और कवक करते हैं। कौन करते हैं? जीवाणु और कवक करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये शाकाहारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब एक जीव लाभ लेता है और उससे दूसरे जीव को भी लाभ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? मतलब कि कोई ऐसा जीव है, जब एक जीव लाभ लेता है और उससे दूसरा जीव, मतलब कि वो जिस जीव का वो लाभ ले रहा है जिस जीव से, तो उस जीव को भी लाभ हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे सहजीवी, ठीक है। क्या कहेंगे? सहजीवी। चलिए हम बारी बारी से चारों ऑप्शन को डिस्कस कर दे रहे हैं। जैसे परजीवी क्या होता है? परजीवी ध्यान से समझिएगा, या तो कहीं पे लिख लीजिए। जब एक लाभ एक को हानि हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो दो जीव हैं, जैसे मान लो कि हम लोगों का सर है ना, तो हम लोगों के सर में क्या रहते हैं? जू रहते हैं। जू जानते हैं? जू, जिसको हम लोग ढील बोलते हैं, जू रहते हैं।
तो जू का काम क्या होता है कि हमारे सर में जो है, हमारे बाल में जो है अपना घर बना लेते हैं, यानी कि इनका जो बाल ही घर है और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे खून पीते हैं। तो हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है और उसको क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी कि एक जीव को लाभ और एक को हानि हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा। जैसे हमें हानि हो रही है और जो जू है उसको तो लाभ हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, परजीवी कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए सहभोजी क्या होता है। सहभोजी, जब एक को लाभ दूसरे को उससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब कि कोई चीज़ ऐसा है कि जो एक को लाभ पहुंचाए और जिसको लाभ उसको लाभ हो रहा है ना, जैसे मान लो कि कोई चीज़ है, जैसे बगुला है ना, बगुला मान लो कि भैंस के ऊपर बैठकर जो है उसके कीड़े मकोड़े खाता है, भैंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उससे भैंस को कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सहभोजी हो जाएगा। मृतोपजीवी का होता है मरने के बाद सड़े गले पदार्थ पर उगते हैं जो चीज़, उसी को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। मरने के बाद जो सड़े गले पदार्थ पे उगते हैं उसी को क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। जैसे मान लो कि कुकुरमुत्ता है, होता है ना, कुकुरमुत्ता जानते हैं, जिसे मशरूम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इतनी गंदगी जगह पे ये उगेगा ना, जैसे कोई चीज़ मर गया है चाहे कुछ हो गया तो वहीं से वो उगेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मृतोपजीवी। ठीक है, सहजीवी बता दिया हूँ, दोनों लोगों को लाभ होता है। ठीक है, जैसे एक जो है, एक मान लो कि एक गाय है, गाय पे कोई कौवा बैठ गया तो कौवा क्या करेगा, गाय का ढील खाएगा, तो गाय को भी फायदा होगा, क्योंकि गाय क्या कर रही है, गाय को नुकसान पहुंचा रहा है कौन, ढील, और ढील को खा जा रहा है कौन, कौवा खा जा रहा है, तो कौवा को भी फायदा होगा। ठीक है, तो यह सहजीवी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये जब एक जीव लाभ लेता है और उससे दूसरे जीव को भी लाभ मिलता है तो उसका सही जवाब हो जाएगा सहजीवी। सहजीवी में दोनों लोगों को लाभ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जानते हैं, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ओजोन परत से संबंधित हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। ओजोन परत से तो हर एक एग्जाम में ही पूछता है, हर बार आप लोग जो है प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे ना, तो ओजोन परत से एक क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें मैं पूछ रहा हूँ, ओजोन परत का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। ठीक है, इसको ओजोन परत कहते हैं। O3 कहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि यह ओजोन है, यह ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है, किससे मिलकर बना है, ऑक्सीजन से। और थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो ओजोन परत है ना, यह किस में पाया जाता है, समताप मंडल में। समताप मंडल को इंग्लिश में भी याद करिएगा, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है ओजोन परत कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं ना, मान लो कि यह सूर्य है और यहाँ पे ये ओजोन परत है, आने वाली किरणें जो होती हैं पराबैंगनी, इसको रोकने का प्रयास करता है। कौन करता है, ओजोन परत करता है। किस मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसको क्या कर देगा, परावर्तित कर देता है। अगर यह छिद्र हो गया है ना, इसका जो ओजोन परत जो छिद्र हो गया वह दक्षिणी ध्रुव पे हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अंटार्कटिका पर क्या हो गया है, छिद्र हो गया है दक्षिणी ध्रुव पर। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि ये ओजोन परत नहीं रहता और डायरेक्ट ये जो है पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी पर आता, तो मनुष्य का एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं त्वचा कैंसर। तो वो कौन सा रोग होता है, त्वचा कैंसर। अगर यह नहीं रोकता तो क्या होता, त्वचा कैंसर रोग हो जाता। एक रोग और होता है, मोतियाबिंद भी हो जाता है। ठीक है, अगर ओजोन परत पृथ्वी पर आता तो दो रोग होते हैं, एक त्वचा कैंसर होता है, एक मोतियाबिंद भी होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा है ना, नुकसान पहुंचा रहा है, वह कौन पहुंचा रहा है,
जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलते हैं, CFC जिसे कहते हैं, वह फ्रिज से निकलेंगे, AC से निकलेंगे, उससे जो है प्रदूषित गैस जो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है एक प्रोटोकॉल हुआ था, इस प्रोटोकॉल को भी याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था, 1987 में। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। और ओजोन परत में ना दो इसमें होता है UVC और एक होता है UVB। तो इसमें जो सबसे हानिकारक होता है ना, UVC हानिकारक होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। कौन हानिकारक होता है, UVC। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस बता दीजिए तो 16 सितंबर को मनाते हैं, ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है, तो डाप्सन होती है। ओजोन को मापने की इकाई क्या होती है, डाप्सन होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन से जितने भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है मैं सब बता दिया हूँ। ठीक है, आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, 20 मार्च को जो है ना विश्व प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व गौरैया दिवस दोनों 20 मार्च को मनाए जाते हैं। ठीक है, 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, 3 मार्च को बता दीजिए तो विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च को तो आप लोग जानते ही होंगे क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को भी मैंने बताया हूँ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जो है जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है। थोड़ा सा और इसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस जो 3 मार्च को मनाया जाता है और विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और विश्व मौसम दिवस जो है 23 मार्च को मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है। मतलब विषाणु जान रहे हैं ना, विषाणु यानी वायरस। कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टिटनेस। ठीक है, रेबीज भी होता है विषाणु से, चेचक भी होता है, पोलियो होता है। ठीक है, लेकिन टिटनेस नहीं होता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अच्छा, विषाणु से होने वाले रोग जो हैं मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। जैसे रेबीज हो गया, ठीक है, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ठीक है, इबोला हो गया, पोलियो, डेंगू, जीका वायरस। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, लेकिन टिटनेस जो होता है ना वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और टिटनेस जो रोग हो जाता है ना, ये कौन सा रोग होता है, इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। टिटनेस में जो रोग होता है वह धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित रूप से दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ। ठीक है, नियमित रूप से यानी कि कब जो है प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होगी यह कहा गया और किसके शासनकाल से यह फिक्स हो गया, तो वो हुआ था लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। कब से हुआ था, 1881 से। कब से हुआ था, 1881 से। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किस आधार पर, 10 के आधार पर। लेकिन लॉर्ड मेवो के शासनकाल में पूछेगा सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुई, तो लॉर्ड मेवो के शासनकाल में हुई। कब हुई थी, तो 1872 ईस्वी में। ठीक है, 1872 ईस्वी में। ठीक है,
अब एक बात और ध्यान रखिएगा, 1872 से लेकर अब तक यानी कि 2011वीं वाली जो जनगणना है, कुल कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15वीं बार। कितनी बार? 15वीं बार। लेकिन पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत से, स्वतंत्र जब भारत हुआ उसके बाद से लेकर जो है कि चौथी बार 2011 की जनगणना है तो 7वीं बार। ध्यान रखिएगा कितनी बार? 7वीं बार। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पूछता है कि 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश का जो जनगणना हुआ था तो 10 की वृद्धि दर कब हुआ था? 2001 से लेकर 2011 के बीच जो है ना 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 2001 से लेकर 2011 तक 10 की वृद्धि दर सबसे अधिक हुआ था। और सबसे न्यूनतम कब हुआ था? 1951 से 1961 तक। ठीक है, सबसे न्यूनतम। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या पूछा जाए कि किस राज्य में है तो क्या जवाब देंगे? प्रयागराज। क्या जवाब देंगे? प्रयागराज। दूसरे नंबर पे मुरादाबाद। सबसे न्यूनतम जनसंख्या पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? महोबा। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? चित्रकूट। ठीक है। अगर पूछे कि भारत का साक्षरता कितनी है तो क्या जवाब देंगे? 73% भारत के साक्षर लोग हैं, लिखे पढ़े लोग। साक्षर का मतलब समझते हैं ना, वह व्यक्ति जो अपना नाम सही ढंग से लिख ले वही साक्षर कहलाता है। ठीक है, तो 73% है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि साक्षर पूछे तो 67% है। 67 या 68 भी कह सकते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वह गौतम बुद्ध नगर है। कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और न्यूनतम साक्षर जो जिला है वह कौन सा है? वह श्रावस्ती है। श्रावस्ती, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो? कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कांग्रेस की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुई तो इसका सही जवाब है लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था? 10 की आधार पे जनगणना जो है स्टार्ट हुई थी। और एवो हुम क्या थे? जो ये कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना तो उसके जो ये थे अध्यक्ष थे, एओ ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन, ए से एलन हो जाएगा और ओ से ऑक्टेवियम हो जाएगा और ह्यूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ना वह 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी तो बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। ठीक है, बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुई थी। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसका पूछेगा कि प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था तो इसका प्रथम अधिवेशन जो है ना वह मुंबई में हुआ था। एक स्कूल था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, कौन सा स्कूल? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वह WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके बारे में। इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ना वह कलकत्ता में हुआ था और कौन अध्यक्ष थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन जो हुआ था वो उसमें जो है वह कहाँ हुआ था? मद्रास में। और इसके अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयबजी। तो ये भी पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे कांग्रेस के वह कौन थे तो आपको जवाब देना है क्या? बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, और चौथा जो हुआ था अधिवेशन वह इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद वाला भी ध्यान रखिएगा, जॉर्ज व्यूले करके। ठीक है, जॉर्ज व्यूले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये 4 अधिवेशन आपको याद रखना है। और जो है कि इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग नोट बनाते चलिए। अच्छा एक बात बता दूं, जो ये क्वेश्चन दिया हूँ ना उससे कहीं ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछने की संभावना बनती है जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उससे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए और नोट करते चलिएगा। वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर
जनरल कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कई क्वेश्चन पूछता है भारत। अब देखो मैं 4 क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ चारों ऑप्शन पे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये कंफ्यूज करता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अब पूछेगा कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब देखो स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो रुक जाइए थोड़ा सा, मैं अभी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा ना, तो सी राजगोपालाचारी। इसमें थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गया, मैं सोचा हूँ कि स्वतंत्र भारत के बारे में पूछा है, लेकिन स्वतंत्र इसमें नहीं दिया है। ये सी राजगोपालाचारी जो होगा ना, वह स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हैं? तो विलियम बेंटिंक हैं। कौन है? विलियम बेंटिंक। प्रथम वायसराय कौन है? तो ये प्रथम वायसराय कैनिंग हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन हैं? सी राजगोपालाचारी हैं। चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।